नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम जानते ही हैं, कई बार आपसे इस बारे में बात हुई है कि भारत जो है वो पिछले करीबन 30 साल से 28-29 साल से नेट इंपोर्टर है ऑयल सीड का। जो तेल है, खाने के जो तेल हैं, तो तेल बीज और तेल जो है 60-70% जो अभी भी वो बाहर से आ रहे हैं। तो उसका कारण सीधा सीधा है कि किसानों को जो तेल बीज हैं, चाहे सरसों है, सूरजमुखी है, मूंगफली है, तिल है, अलसी है, तो किसी पे भी जो है या सोयाबीन है, एमएसपी पे ख़रीद नहीं होती है, या उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि उसकी ख़रीद एमएसपी हो। थोड़ा बहुत ख़रीद होती है, तो जिसकी वजह से किसान जो हैं वो सरसों वगैरह की खेती नहीं करते हैं, तेल बीज फसलों की खेती नहीं करते हैं बड़े लेवल पे। तो पंजाब में तो हालत और भी बुरे हैं। यहाँ तो लगभग 95%, 90-95% जो तेल बीज हैं, तेल है, वो बाहर से ही आते हैं, चाहे दूसरे राज्यों से आए या जो भारत में इंपोर्ट किया जाता है वहाँ से आए। तो किसान, ज़्यादातर किसान जो हैं वो अपने लिए भी सरसों नहीं लगाते। तो मंडी में रेट कम मिलते हैं, तो किसान इतना भी नासमझ नहीं है कि ऐसी फसल लगाएं जिसका उसको रेट की कोई गारंटी ना हो, वो अपनी कमाई जो है वो कम कर ले या ख़त्म कर ले। तो किसान उस फाइट में कैसे अपने आप को खड़ा कर सकता है, कैसे जो है कमाई कर सकता है, तो उसका जो एक तरीका है वो अपना मंडीकरण करके किया जा सकता है। कि जैसे हमने पंजाब में 8-10 ज़िलों में किसान सोसाइटियाँ बनाई हैं, 6-7 ज़िलों में ऑर्गेनिक मंडियाँ चल रही हैं। किसान सरसों उगाते हैं, उसका तेल निकालते हैं और बेचते हैं। तो अभी धीरे धीरे मूंगफली का, सूरजमुखी का और सोयाबीन का भी शुरू होगा धीरे धीरे। तो ऐसे मंडीकरण का प्रबंध करना पड़ेगा। तो दूसरा जो है कि फसल अगर बाज़ार में भी बेचनी है तो उसकी अगर पैदावार ज़्यादा हो जाए तो उससे किसान जो है वो ठीक कमाई कर सकता है। तो सरसों तो अगर पंजाब की बात करी जाए तो जितनी गाने और फिल्मों में सरसों दिखाई जाती है, जितनी बातें होती हैं, उतनी सरसों तो पंजाब में नहीं लगती। जैसे मैंने आपको बताया कि 90-95% बाहर से सब कुछ आता है। तो सरसों की एक विधि जो आप लोग जानते हैं, श्री विधि, SRI, सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन। तो ये 1980s में, 1980 के दशक में साउथ जो अफ्रीका का मेडागास्कर एक देश है, टापू देश है, बिल्कुल अफ्रीका द्वीप के, महाद्वीप के नीचे समुंदर में, तो वहाँ शुरू हुआ था धान से। तो भारत में भी इसका आगमन हुआ 90s में। तो धीरे धीरे करते करते बिहार के कुछ NGOs ने किसानों के साथ मिलकर तजर्बे किए, तो उन्होंने हर फसल पे इसके कामयाब तजर्बे किए। ऐसे ही जो है सरसों पे उन्होंने तजर्बा किया। जैसे राइस की जो टेक्निक है उसको बोल देते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, तो सरसों के लिए बोल दिया गया सिस्टम ऑफ मस्टर्ड इंटेंसिफिकेशन। तो अभी जो है बिल्कुल सही समय चल रहा है, इससे लेट किसानों को नहीं करना चाहिए सरसों की बिजाई। तो उसमें जो है जो तकनीक है बहुत सिंपल है कि आपको जो पौधे हैं उनमें आपस में दूरी जो है वो ज़्यादा रखनी होती है। नॉर्मल तो किसान सीधे ड्रिल से बिजाई कर देते हैं। तो जैसे लगभग यहाँ जी हमने तो पौधी लगाई थी, तो ऐसे ही लगभग बिजाई होती, थोड़ा लाइन टू लाइन डिस्टेंस हो जाता है। तो श्री विधि में 15 दिन के पौध तैयार करके उसको 3 फीट बाई 3 फीट पे, अगर 120 दिन से ज़्यादा फसल समय लेती है, तो ज़्यादातर फसलें जो किस्में हैं पंजाब की, हरियाणा की, वो 120 दिन से ज़्यादा ही हैं। तो 3 फीट बाई 3 फीट पे आप उसकी बिजाई करनी है। तो ऐसे जो है आप पौध लगा के, तो उसको उखाड़ के ऐसे खेत में निशान लगा के, तो जहाँ जहाँ पौधे लगाने हैं, तो हम तो बगीची में ये थोड़ा सा साग के लिए लगाते हैं। तो 3 फीट पे 3 फीट पे ऐसे निशान लगा के आप बेड जो है वो बेड मेकर से बना सकते हैं। अभी धान का खेत अगर खाली हुआ है तो बेड उसमें बनाइए ट्रैक्टर से, तो उस पर 3 फीट पे 3 फीट पे मतलब एक बेड ऐसे बनाइए कि 2 में लाइनों में, तो एक लाइन और 2 लाइन है उसमें 3 फीट का फासला हो। तो वहाँ पे ऐसे खाद डाल के आप कर सकते हैं। पूरे खेत में खाद डालना वो आपको तरीका देखना है, क्या आसान तरीका है।
तो इस तरीके से जो आपको बिजाई करनी है, तो 15 दिन मैक्सिमम आप 17-18 मतलब 1-2 दिन ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ऐसे आप पौध लगा सकते हैं। जिन किसानों में के खेतों में अभी जो धान खड़ा है या वो धान को मंडी में लेके गए हैं, अभी खेत तैयार करने में समय है, तो वो ऐसे पौध तैयार करके जो है कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमने किसानों को एक तरीका बताया था कि लेबर की समस्या है और कई बार मैरा ज़मीन होती है, तो उसमें पौधे जो है अगर ऐसे पनीरी तैयार करके लगाए जाएँ, नर्सरी तैयार करके सूख जाते हैं, तो हमने किसानों को बताया था कि इस तरीके से एक सांचा बनाइए। तो पहले खेत की एक तरफ ऐसे लाइन लगा लिए, तो ये मान लो ये 3 फीट पे लाइन है, तो पहले एक तरफ लाइन खींचिए, फिर ऐसे दूसरी तरफ लाइन खींचिए, तो यहाँ पे ये क्रॉसिंग बन जाएगी। ये क्रॉसिंग है तो खड़े खड़े जो है जैसे किसान को झुकना भी नहीं पड़ेगा, कि झुकने में कमर में दर्द होने का डर रहता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो ये जो क्रॉसिंग बनी है यहाँ पे खड़े खड़े 2-3 बीज इसमें डाल दीजिए और ऐसे पैर से इसको दबा दीजिए। तो आप बीज डाला, खड़े खड़े यहाँ पे 2-3 दाने गिरा दिए और पैर से इसको हल्का सा करके कर दिया, तो बहुत मेहनत भी नहीं लगेगी। एक जो किसान है खुद अगर काम करे तो एक दिन में बड़े आराम से 1 से 2 एकड़ में बिजाई जो कर सकता है। तो जब पौधे इतने बड़े हो जाएं, 15-20 दिन के हो जाएं, तो 3 मान लो एक जगह बीज गिरे हुए हैं, 2 गिरे हुए हैं, 4 गिरे हुए हैं, तो जो सबसे अच्छा पौधा है उसको छोड़ के बाकी पौधे उखाड़ लें। और जो उखाड़े हुए पौधे हैं, तो जैसे हमने ये तैयार किया है, ऐसे साग आप तैयार कर सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया, ये मतलब दूसरा तरीका है कि आपको लेबर का बचाने का। अभी तीसरा तरीका जो सबसे आसान तरीका है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लेबर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई पौध लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप बिजाई करते हो, लाइन टू लाइन भी 3 फीट रखना है और पौधे से पौधा भी 3 फीट रखना है। तो ड्रिल से आप 3 फीट पे 2 लाइनें लगा दीजिए। तो जैसे ये तो हमने बिजाई की थी, तो मान लो ये एक लाइन है, एक लाइन 3 फीट पे लगा दी, तो लाइन टू लाइन फासला आपका हो गया। उसके बाद जो बीच में है पौधे, तो जैसे हमने यहाँ पे करा है कि आप देखिए कि हमने तो साग ही लगाना है, तो ये एक पौधा है, इसके बीच में से पौधे उखाड़ लिए। तो हमें तो उतना दूरी नहीं बनाना है, छोटा सा गार्डन है ये। तो ऐसे आप 3 फीट का एक बना के कि 2 पौधों के बीच में 3 फीट का फासला बना के वो निशानी लगा लीजिए और बीच के पौधे उखाड़ लीजिए। जो उखाड़े हुए पौधे, तो अगर वो बड़े साइज़ के भी हो गए तो आप हमारी तरह ऐसे साग बना सकते हैं। तो हमने क्या करा कि ये पौधे ऊपर का हिस्सा काट लिया साग बनाने के लिए, तो पौधों में फासला बन गया। ऐसे और भी करेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा नर्सरी है, तो पड़ोसियों को भी हम देंगे। ये देसी किस्म है, बरनाला से, हाँ, किसान अमृत सिंह के खेत की जो बीज किट है उसमें ये मिले थे, तो मैं भी पहली बार इसकी बिजाई कर रहा हूँ। तो ऐसे आप इसका फासला कि लाइन टू लाइन 3 फीट हो जाएगा, पौधे से पौधा भी आप 3 फीट कर सकते हो। तो हमने क्या करा, ये देखिए यहाँ से काट लिया। अब कुछ पौधे जो है हम पड़ोसियों को भी देंगे और जिसको चाहिए होगा उनको भी देंगे, तो वो भी लगा लेंगे। तो वो हमने पौधे उखाड़ के यहाँ पे लगा लिए। तो ये जस्ट कंपैरिजन के लिए ये मैंने क्या करा है कि एक जो 2 बेड है, तो यहाँ पे हमने जो पौधे लगाए हैं, वर्मी कंपोस्ट हमने इसको खाद दी है। तो ये करीबन एक सवा 1 फीट, मतलब 1 फीट बाई 1 फीट के करीब आप मान सकते हो, क्योंकि साग ही खाना ये लगा दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जब तक पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे, मान लो 1-1.5 महीने तक, दिसंबर तक, तो दोनों साइड से हम साग जो है वो खाते रहेंगे। तो जैसे पौधे और बड़े हो जाएंगे, एक दूसरे में फसलें लगेंगे, तो हम एक लाइन जो है इसमें से निकाल देंगे, तो ये फासला जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये एक दूसरा तरीका हो सकता है कि आप जब खेत में नॉर्मल तरीके से बिजाई करोगे, चाहे आपके पास जो भी ड्रिल है, तो बीच में से पौधे निकाल के आप इस तरीके से उसमें फासला जो बना सकते हो। आपको 3 फीट बाय 3 फीट करना है। तो जो उखाड़े हुए पौधे हैं आप दूसरी जगह लगा सकते हो, साग के लिए बेच सकते हो। अगर नहीं भी कुछ करना है तो आप उसको खेत में ही ऐसे ही डाल सकते हो, वो मल्चिंग का काम कर देंगे। तो इससे आसान तरीका श्री विधि का कोई भी नहीं हो सकता। तो आपको सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान रखना है। अगर पौध लगानी है तो वो 15-16 दिन तक की लगानी है, मैक्सिमम 17-18, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं, अगर अच्छा यील्ड चाहिए। दूसरी चीज़ कि इसमें पानी जो है वो आपको किताब दी हुई है कि सही सही समय पे पानी लगाना है, वो ज़रूरी है। क्योंकि पानी इसलिए लगाना है, पानी लगाने से मिट्टी जो है वो पोली होगी, वो नरम होगी।
तो जड़ें और फैलेंगी। तो श्री विधि का जो मूल मंत्र है वो यही है कि जड़ों का एक भयंकर विकास होता है। जड़ें मजबूत होगी तो जड़ें जो होती है वो उसके खाने के दांत होते हैं, तो वो ज़्यादा खुराक लेगी मिट्टी से। पौधे दूर दूर लगे होंगे तो हर पौधे को 3 फीट बाय 3 फीट एरिया मिलेगा, जहाँ से 3 फीट बाय 3 फीट का रकबा मिलेगा, एरिया मिलेगा, जहाँ से उसने खुराक लेनी है। और उसको फैलने के लिए जगह मिलेगी, कीट पतंगे तंग नहीं करेंगे, बीमारियाँ कम लगेंगी। तो इस तरीके से आप ये खेती कर सकते हैं और इसमें मिश्रित खेती बड़े आराम से की जा सकती है। तो एक तो बेड ये ऐसे बनाया था, ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते रहेंगे। दूसरे बेड पे हमने एक साइड में ये सरसों लगाई है, तो इसको तो बढ़ने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो एक साइड में ये सरसों लग जाएगी और दूसरी साइड में जो है हम यहाँ पे ये जो बेड की दूसरी साइड है, यहाँ पे हम मूली, शलगम, चुकंदर, ये सब चीज़ें लगाएंगे। आप पालक भी लगा सकते हैं। तो खेत का कोई भी हिस्सा खाली नहीं छोड़ना। तो आप जो है सरसों जैसे है, तो सरसों का पौधे से पौधा 3 फीट है, तो बीच में बहुत जगह बची है, वहाँ पे भी आप यही चीज़ें मूली, शलगम, चुकंदर, धनिया है, पालक है, मटर लगा सकते हैं, आलू भी लगा सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप जो दिसंबर वाले आलू हैं वो आलू भी लगा सकते हो। तो सरसों चलती रहेगी और बाद में एक ही साथ में आलू और वो निकल जाएंगे। तो ये आपको खुद सोचना है कि कैसे इसको करना है। तो 3 फीट बाय 3 फीट पे आपकी सरसों लग जाएगी और उसके बीच में आप कुछ अंतर फसलें ले सकते हैं। तो पानी सही टाइम पे लगाना है और दूसरी चीज़ है कि इसमें गुड़ाई करनी है। तो पानी लगाने और गुड़ाई करने का एक ही पर्पज़ है कि आपकी मिट्टी पोली होगी, मिट्टी नर्म होगी, मिट्टी नर्म होगी तो जड़ों का विकास होगा, जड़ों का विकास होगा तो वो अच्छी खुराक ले पाएंगे, पौधा मजबूत होगा। आमतौर पे किसान यही गलती करते हैं कि सरसों को पानी नहीं लगाते हैं और दूसरा उसकी गुड़ाई नहीं करते हैं। कि गुड़ाई वो तभी किसान सोचते हैं कि अभी तो नदीन हुए नहीं, मैं गुड़ाई करूँ क्यों। लेकिन सही समय पे जो किताब में आपको जानकारी दी गई है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, पंजाबी की और जो इंग्लिश की है दोनों में। तो वहाँ से आप पढ़ के इसकी आप बिजाई कर सकते हो। तो जैसे ये करीबन 1 फीट बाई 2.5 फीट के करीब यहाँ पे बन जाता है। तो आप अंतर फसलें भी ले सकते हो। तो इस तरीके से बिजाई की जा सकती है। अगर जैसे आपने पनीरी लगाई है, दाल की खेती भी वही हाल है भारत का कि चलो अभी तो काफ़ी प्रोडक्शन हो गई है लेकिन लाखों टन दाल बाहर से आती है। तो 2 लाइन ऐसे आप 3 फीट की सरसों लगाइए, उसमें मूली, शलगम जो भी लगाना है वो आप लगाइए। उसके भी बाद जो ट्रैक्टर जितना निकल सकता है 10 फीट 11 फीट आप जगह छोड़ दीजिए। कि मान लो ये 2 बेड आपने सरसों लगाई है, इसमें आपने कुछ सब्जियां लगा दी हैं और उसके बाद जो है आपने 10-12 फीट पे उसमें आप चना लगाइए, उसमें आप मसूर लगाइए, अलसी लगाइए। तो ऐसी फसलें जो आम तौर पे नहीं लगाते कि हमारे पास जगह नहीं है, उसकी पैदावार कम होती है, तो आपकी सरसों की भी अच्छी पैदावार हो जाएगी और दाल की भी अच्छी पैदावार हो जाएगी। तो एक ही खेत में 2 फसलें आपको मिल जाएंगी। तो दाल लगाने से ज़मीन की सेहत भी अच्छी हो जाएगी। तो आप जो है दाल के लगे लगे ही ये जो 3 फीट की जगह बची है, तो ये मार्च के एंड में ये वाला हिस्सा खेत का खाली हो जाएगा। तो इसमें आप गन्ना लगा सकते हो या सब्जियां लगा सकते हो या चारा लगा सकते हो। तो ये दिमाग आपको लगाना है कि क्या क्या आप कैसे कैसे इनोवेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो किसान है उसकी कमाई जो है वो बढ़ाई जा सकती है। और आम मार्केट में भी अगर बेचने जाएँ, अगर सरसों की पैदावार पंजाब में तो 7-8 क्विंटल हो जाती है तो किसान बल्ले-बल्ले करने लग जाते हैं। तो श्री विधि में जो है 22 क्विंटल 1 एकड़ की पैदावार अभी तक ली जा चुकी है। तो आपको देखना है कैसे इसको कामयाब करना है। तजर्बा कीजिए, थोड़े एरिया में तजर्बा कीजिए, बगीची में कीजिए, 1 कनाल में कीजिए, आधा एकड़ में कीजिए। जब तक हाथ से नहीं करोगे, खुद तजर्बा नहीं करोगे, तब तक आपको जो है ना तो इस पे विश्वास होगा और ना इसको कामयाब कर पाओगे। पहले ही साल बहुत बड़े एरिया में कि मैं 10 एकड़ में 20 एकड़ में कर दूं, ऐसा नहीं करना है। और इसके लिए किस्में भी कुछ खास नहीं चाहिए, बस ट्राई करो कि हाइब्रिड और कनोला जैसी किस्में इसमें ना ट्राई की जाएँ। तो देसी किस्मों पे ट्राई किया जाए। तो हरियाणा की, राजस्थान की बहुत बढ़िया-बढ़िया किस्में हैं। पीएयू की जो पुरानी किस्में हैं, तो वो अगर बीज कहीं से मिलता है यूनिवर्सिटी से तो मुश्किल में ही मिलता है। किसी ने किसान ने संभाला तो आप उनसे लेके उनकी खेती कर सकते हो। तो समस्या नहीं है कि आप जीएम सरसों ले आओ जी, कनोला ले आओ तो तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको सही तकनीक अपनानी पड़ेगी
धन्यवाद।